कक्षा 12वीं आरोह गद्य खंड से हम लेंगे आज चार्ली चैपलिन यानी हम, जिसे लिखा है विष्णु खरे ने। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1940 छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं एक गैर रोमानी समय में, खुद अपनी आँख से, सबकी आवाज़ के पर्दे में, पिछला बाकी, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इसके बाद आलोचनात्मक किताबें लिखी हैं इन्होंने। सिनेमा पढ़ने के तरीके, ये सिनेमा से जुड़ा है और सिनेमा से काफ़ी जुड़े हुए इन्होंने पत्रिकाओं में भी अपना संपादन दिया है और बहुत से लेख इन्होंने लिखे हैं। मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, यह चाकू समय, काले वाला। इसके बाद इनके प्रमुख पुरस्कार हैं रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी एकेडमी पुरस्कार, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर दी वाइट रोज़ इन्हें दिया गया है। अब एक बात इन्होंने कही है अपनी कला के बारे में कि हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है फिल्म को लेकर, शायद कुछ अधिक सत्य है। इनका कहने का अर्थ है कि जो हम लिखते पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फिल्मों का असर कुछ ज़्यादा होता है और कुछ अधिक सच्चाई उसमें होती है क्योंकि हम उसे देखते हैं। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। अब इन्होंने बहुत सारे सिनेमा से जुड़े जो लेख लिखते हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं में अपना दिया है इन्होंने लेख। और ये है दिनमान पत्रिका, नव भारत टाइम्स, जब द पायोनियर, द हिंदुस्तान, जनसत्ता, दैनिक भास्कर, हंस, कथा देश, बहुत सारे सिनेमा विषयक लेखन को प्रकाशित किया है इन्होंने। और ये विदेश प्रवास 1971 से 73 के बीच ये रहे, विदेश गए थे। तो वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया की राजधानी प्राग के प्रतिष्ठित फिल्म क्लब की सदस्यता इन्होंने प्राप्त की थी, जिससे ये बहुत सारे फिल्मों से जुड़ी बातें लिखते रहे हैं। अब इन्होंने चार्ली चैपलिन जो लेख लिखा है, तो चार्ली चैपलिन एक कैरेक्टर था। इस पे पिक्चर बनती थी, फिल्म बनती थी। तो ये विदेशी थे मूलतः चार्ली चैपलिन और मूक फिल्में बनाते थे। ये बोलते नहीं थे, लेकिन इनकी जो कला थी, इनके हाव भाव थे इतने कि इनसे एक गरीब व्यक्ति से लेके एक साइंटिस्ट तक, एक पॉलिटिशियन, हर कोई इन्हें देखना पसंद करता था। इनकी काफ़ी जो झलक है बहुत सी हिंदी फिल्मों में देखने को मिली है और इन्होंने खुद भी बहुत सारी हिंदी फिल्में बनाई हैं। अब हम देखते हैं चार्ली चैपलिन पार्ट को। अब हम पार्ट शुरू करते हैं। ये पुस्तक तो काफ़ी पुरानी समय की लिखी हुई है और ये चेंज भी नहीं हुई है। तो जब ये पुस्तक लिखी गई होगी तो लिखने के समय लगभग इनकी जो फिल्में बनते हुए 75 साल पूरे हो चुके थे और ये पुरानी बुक है, मेरे ख्याल से लगभग 10 ईयर तो हो ही गए होंगे। तो लगभग 85 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनको हम याद करते हैं। और इतने समय पुरानी पिक्चर जो है चार्ली चैपलिन की, तो लगभग 5 पीढ़ियाँ इन पिक्चरों को देख चुकी होगी, लेकिन आज भी देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इनकी पिक्चर कैसी होती है? ज़्यादातर कॉमेडियन पिक्चर होती है जो बच्चे और बूढ़े हर किसी को हंसाती है। लेकिन आजकल, पहले टीवी नहीं था, लेकिन लोग मनोरंजन के लिए थिएटर में जाया करते थे, लेकिन अब की बात है तो टेलीविज़न और वीडियो के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं इसे। तो ज़्यादातर ये मूक फिल्में करते हैं, कभी बोलते नहीं संवाद, ज़्यादातर नहीं, हर फिल्मों में मूक संवाद इनका होता है। अभिनय के माध्यम से लोगों को हंसाते, और इतना ही नहीं, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं सब। तो ज़्यादातर में क्या दिखाता है? जूते को सुधारते हुए, है ना, घड़ी सुधारते हुए, लेस बांधते हुए। चैपलिन की फिल्में बहुत ज़्यादा जो भावुक होती हैं, भावुकता कहीं न कहीं दिखती है, इमोशनल कर देती है लोगों को। हंसते हंसते रोना और रोते रोते हंसना, ये इनकी पिक्चर की खासियत है। और लगभग 50 सालों तक इनके मुकाबले कोई था ही नहीं, ऐसा कहा जाता है।
अब इनकी पिक्चर है मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द रोवन सील, लास्ट ईयर इन मारियन अबॉर्ड, द सेक्रीफाइस। ये उच्चतम एहसास की मांग करती है, मतलब फीलिंग। अगर एकदम भावनात्मक जुड़ाव से कोई पिक्चर देखेगा तो उसको समझ में आएगा इनकी मूक भावनाएं हैं क्या। पागल खान के मरीज से लेके जो आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट हैं, हर कोई इनकी पिक्चर देखना पसंद करते थे उस समय। आज भी लोग देखते हैं और बहुत सारे जो हमारे भारतीय कलाकार हैं इनकी कॉपी कर चुके हैं और फेमस भी हुए हैं, पिक्चर हिट फिल्में दी हैं। अब ये कह रहे हैं कि चैपलिन भीड़ का वह बच्चा है जो इशारे से बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना मैं, और भीड़ हंस देती है। एक छोटा बच्चा जो होता है, जो बोलना नहीं आता जिसको, तो रो रो के वो अपनी माता को बताता है कि मैं भूखा हूँ, या फिर उसने डायपर गीली की है, तो माँ समझ जाती है कि बच्चा रो क्यों रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि चैपलिन भीड़ का वह बच्चा, क्योंकि उसने तो संवाद बोला ही नहीं, मुँह कभी नहीं किया है, तो बतला देता है कि राजा भी उतना ही नंगा है जितना कि मैं, और भीड़ हंस देती है। तो इतनी ज़्यादा ही मतलब जो भावों को प्रदर्शित करने का ढंग था इनका, बहुत ही बेहतरीन था। इनकी जो फिल्में हैं इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं। इनके जीवन में कुछ बातें थी जो इनके जीवन को काफ़ी प्रभावित की और ये छाप देखने को मिलती हैं। तो इनकी माता खाना बदोश थी, माता नहीं इनकी नानी खाना बदोश थी, और ये औरत शायद तक भारतीय थी, क्योंकि भारत जो यूरोप गए थे वो जिप्सी कहलाए, और इनके पिता यहूदी थे। तो घुमंती प्रवृत्ति, खाना बदोश क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाना इनका, और कहीं पे इनको स्थायी नागरिकता नहीं मिलती है, तो इसलिए इनको खाना बदोश प्रवृत्ति वाले कहा गया है, क्योंकि वो भारत से जो यूरोप गए तो इनकी नानी, और इनके पिता भी वे विदेशी ही थे, तो इसलिए इनको कहीं भारतीय नागरिकता नहीं मिली। और यहूदी, एक समय ऐसा था कि यहूदियों को उस समय तानाशाह, बहुत ज़्यादा तानाशाही थी, नाजीवादियों का जो चल रहा था, तो क्या कहा जाता था कि यहूदी को मार डालते थे। तो यहूदी जितने थे वो छिप कर रहते थे, अपना जान बचा के। बहुत यहूदियों को मारा गया जब नाजीवादी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे उस समय, कि सबसे बेहतर नाजीवादी होते हैं। ये साम्राज्य था हिटलर का, जो पूरे इतिहास में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा तानाशाह कहा जाता है ना, जो मैं कहूँगा वही सही है। तो यहूदियों की उस समय हालत बहुत ख़राब थी, चुन चुन कर उनको मार दिया जाता था। अगर रहते भी थे तो उनके गले में कहा जाता है कि पीले रंग का लॉकेट लटका देते थे, कि अलग से पता चल जाता था ये यहूदी हैं। तो इनका जीवन बहुत ही दुर्दशापूर्वक था कहा जाएगा। तो इनकी फिल्मों में इस घुमंतु प्रवृत्ति और खाना बदोशी का काफ़ी जो छवि देखने को मिलती है। इनकी माँ दिमागी रूप से कमज़ोर थी, तो इनकी नानी ने, इनकी परवरिश की नानी और पिता ने इनकी फिल्में, फिर जब युवावस्था में आए तो ये फिल्मों में काम करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे फिर लोग बहुत पसंद करने लगे इनको, इतना ज़्यादा कि एक छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, जो भी है, देखते देखते क्या होता था, इतना उसमें डूब जाता था कि इनकी भावनाओं को समझने लगता था। तो इनके जीवन पे दो घटनाएं हुई हैं इनके जीवन में, जो इनके दिमाग पे काफ़ी असर की हैं। पहली घटना कि ये इन लोग छिपके रहते थे, तो इसलिए कहा गया है कि ओकले स्ट्रीट के तहखाना मतलब छिपके रहते थे इस समय यहूदी। ओकले जहाँ पे रहते थे, ओकले स्ट्रीट, अंधियारे कमरे में, है ना। मेरी माँ ने संसार की सबसे दयालु ज्योति को उजागर किया। और कौन सी थी वह दयालु ज्योति? ईसा मसीह के जीवन से जो सच्चाई जुड़ी हुई थी, उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता है। तो वह घटना
इनकी माता ने इन्हें, जब ये बीमार थे, तो ईसा मसीह, हम जब बहुत बीमार कोई होता है या मुसीबत में होता भगवान को याद करते हैं, तो वे ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो ईसाई धर्म से ईसा मसीह के बारे में इनकी माँ ने बाइबल में पढ़ के सुनाया कि किस तरह सूली पे चढ़ाया गया था। तो ये बहुत ही भावुक हुए। तो इन्होंने क्या सीखा उससे? स्नेह, करुणा और मानवता को सीखा। ये पहली घटना थी। अब इनके जीवन से जुड़ी दूसरी घटना, चार्ली चैपलिन के जीवन की दूसरी घटना ये है कि इनका घर, जहाँ ये रहते थे, थोड़ी ही दूर पे कसाई खाना था जहाँ जानवरों को ले जाकर मार दिया जाता था। तो एक दिन एक भेड़ को पकड़कर कसाई लेके जा रहा था और ले दे के वो कैसे किया, छूट कर भाग गया। भागने के बाद कसाई बहुत दौड़ा और सड़क पे जितने लोग थे वो देख के क्या करने लगे, हंसने लगे। और बड़ी मुश्किल के बाद वो क्या किया, कसाई उसे पकड़ कर ले गया। अब इनको लगा, ये रोने लगे देख के और अपनी माँ के पास आते हैं दौड़ते हुए। तो इनको बहुत दया आती है उस जानवर पर। क्या बोलते हैं कि माँ उसे अब ले जाकर मार डालेंगे, क्योंकि समझ में आ गया कसाई ले गया है तो उसका क्या क्या करेगा। तो इनके जीवन पे बहुत ज़्यादा असर करती है। और त्रासदी, उसके लिए तो त्रासदी थी भेड़ के लिए, लेकिन लोगों की हंसी का कारण बन चुका था। तो ये जो दो बातें थी, त्रासदी और हास्योत्पादक, इनका सामंजस्य, तो इनके फिल्मों में यही देखने को मिलता है कि हंसते हंसते रुला देते थे और रुलाते रुलाते फिर हंसने लगते थे। इनकी जो भावनाएं थी, तो कहा गया रामायण और महाभारत में भी हास्य है वह दूसरों को अधिकांशतः क्या लगता है, पर संताप से प्रेरित है। वो भारतीय जनमानस पर बहुत प्रभाव डाला उन्होंने। फिनोमेनन जिसे कहा गया है कि हंसते हंसते रुलाना और रुलाते रुलाते हंसा देना। ये थे विदेशी, लेकिन लगता ही नहीं था कि ये विदेशी हैं। भारतीय कलाओं को इतना अच्छा समझते थे। अमिताभ बच्चन से लेकर दिलीप कुमार तक हर किसी ने इनकी एक्टिंग की है। अमर अकबर एंथोनी में जो पहनावा है अमिताभ बच्चन का, वो इनके जैसा ही है। इसके बाद दिलीप कुमार ने भी कई फिल्में दी है। बैजू बावरा और गोपी, जो टोपी लगाया है और कॉमेडी किए हैं, को देखकर राज कपूर भी फिल्मों में इनके जैसा ही नकल किया है उन्होंने भी। राज कपूर ने आवारा, 420, इसमें चार्ली चैपलिन की पूरी 2 कॉपी की है। इसके बाद दिलीप कुमार बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, इसमें भी देवानंद ने 9-2-11, फंटूस, 3 देवियाँ, शम्मी कपूर और अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर एंथोनी में। अब हंसते, जहाँ पे मतलब करुणा, दुख का सीन होता है, वहाँ पर भी क्या होता है, लोग हंसते हैं ना। तो बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से बचाते हैं, तो तीर चला